नमस्कार मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आपको MS लोनिका टीचिंग इंस्टीट्यूट में सभी शेर और शेरनियों का स्वागत है। आज आपका क्लास ज्योग्राफी लेके आया हूँ, क्लास 10th का, जो शानदार और जानदार होने वाली है। आप लोग इसी प्रकार से प्यार बनाए रहिए MS लोनिका टीचिंग इंस्टीट्यूट पर, ठीक है ना। और क्लास आपका कंटिन्यू जारी रहता है, ठीक है ना। हम लोग मृदा के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं और इससे आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कहता है, सुनिए ध्यान से सुनना और समझना है। कहता है मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। यानी कहने का मतलब जो मिट्टी है, मिट्टी का कटाव जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, या मिट्टी का बहाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसी को कहा जाता है मृदाक्षरण। क्या कहा जाता है? मृदाक्षरण या भूक्षरण। क्या कहा जाता है? मृदा का क्षरण या भूक्षरण। मृदाक्षरण या भूक्षरण किसे कहा जाता है? जब मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान जब कटाव जाता है या बहा कर जाता है, जिससे मृदा को अपने स्थान से, मृदा को कहां से? तो मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा, चाहे वो क्रिया कोई प्रकार हो, क्रिया का कोई भी प्रकार हो, जब मृदा अपने स्थान से विविध क्रियाओं के द्वारा स्थानांतरित होता है, अपना स्थान को परिवर्तन करता है, अपने स्थान को परिवर्तन करता है, तो वह क्या कहलाता है? भूक्षरण कहलाता है। याद रखिएगा, जब कोई मृदा अपने स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान क्या होता है? स्थानांतरित होता है या परिवर्तन होता है या अपने स्थान को बदलाव करता है, तो वही क्या कहलाता है? भूक्षरण कहलाता है। कहता है यह विविध प्राकृतिक कारकों, जैसे कहता है कि गतिशील जल, अब जब मान चलिए अगर जल गतिशील है, उसके साथ मिट्टी का कण भी और मिट्टी का भी बहाव होगा। मतलब तेज जल के साथ, गतिशील जल के बहाव के साथ अगर हवा तेजी से बहती है, उसके साथ भी कुछ मिट्टियां लेके जाएगी। हिमानी और समुद्री मतलब लहर से द्वारा एक प्रकार की मृदा की चोरी होती है। मृदा की चोरी का मतलब क्या होगा? मिट्टी एक प्रकार से उठ के दूसरी जगह चला जाता है, एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। कहता है गुरुत्व बल के प्रभाव से भी पहाड़ी ढलानों पर मृदा नीचे की ओर भूस्खलित हो जाती है, भूस्खलित हो जाती है भूमि से, ठीक है, बह जाती है, निकल जाती है, भूस्खलन हो जाती है भूमि से। उसका क्या? मिट्टी का कटाव हो जाता है, हो जाता है। तथा पर्यावरण समस्या से जलवायु परिवर्तन, भूतापन जैसे भयावह स्थितियों में पैदा हुई है, जिसकी वजह से अनावृष्टि, अतिवृष्टि पैदा होती है। अनावृष्टि मृदा की नमी एवं सांद्रता का रंग संगठन का लोप हो जाता है। धीरे धीरे मृदा शुष्क होकर प्रकृति के अपरदनकारी दूतों द्वारा भूक्षरित कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से ऐसा कहा जाए, भूक्षरण मिट्टी के एक स्थान से दूसरे स्थान में अगर बहाव हो जाता है, कट जाता है, उसी को क्या कहते हैं? भूक्षरण कहते हैं। चाहे वो कहने का मतलब हो हवा के द्वारा, यानी पवन के द्वारा हो, या कहने का मतलब गतिशील जल के द्वारा हो, ठीक है। कहता है तीव्र वर्षा में मृदा का कटाव होता है। अगर बारिश तेज होती है, तीव्र वर्षा होती है, तो उसमें भी मृदा का क्या होता है? कटाव होता है। कहता है अवनालिका के माध्यम से किसी खड या घाटी में जमा कर दिए जाते हैं। भारत में इस प्रकार से लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ। देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट, ये भूक्षरण से क्या होता है? 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। यह निम्नीकृत हो गए हैं। इस निम्नीकृत भूमि में 28% क्षेत्र का वन के अंतर्गत तथा 56% क्षेत्र जल के अंतर्गत हुआ है। देखिए ये जो आपका 28% जो हुआ है, ये हुआ है भूमि में किसके वजह से? वन के वजह से। किसके वजह से? वन। अब मान लीजिए कि अगर पेड़ पौधे लगाया हुआ रहता है ना, तो उसके जड़ों में क्या रहता है? मिट्टी जमी हुई रहती है और पकड़ी हुई रहती है मिट्टी को, ठीक है ना। अगर पेड़ पौधे हम काट देते हैं तो मिट्टी का क्या होता है? ढीला पड़ जाता है और मिट्टी क्या होता है? धीरे धीरे कटाव होना चालू हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए देखते हैं बड़े बड़े बांधों के किनारे क्या होता है? पेड़ पौधे लगाया जाते हैं, झाड़ियां लगाया जाता है, ताकि मिट्टी को अच्छे से वो पकड़े रहे, ठीक है ना। तो ये जो आपका 28% जो है, ये आपका किसके वजह से हुआ है? तो वन क्षेत्र के वजह से हुआ है। 56% जो हुआ है आपका जल के अंतर्गत हुआ है। जल के अंतर्गत जो तेजी जल, जो गतिशील जल होती है, गतिशील जल की वजह से क्या होता है? ये आपका क्या होता है? भूक्षरण होता है। कहता शेष क्षेत्र या तो लवणीय और क्षारीय स्थिति में हुआ है। किसके वजह से? लवणीय और क्षारीय स्थिति में या मानव क्रियाकलाप से निम्नीकृत हो गए हैं। कहता है वनों का उन्मूलन, अति पशुचारण। अति पशुचारण मतलब क्या है? पशु को अति मतलब करने मतलब, जिसे घास वाला क्षेत्र है उसमें पशु को अति
मतलब कि अधिक पशु को चराने से क्या होता है, वहाँ का घास जो घास फूस होता है वह वहाँ से उठ जाता है, तो वहाँ से भी क्या होता है, मिट्टी का क्या होता है, चरण होता है खनन के द्वारा। और उसके बाद है रसायनों का अत्यधिक उपयोग, जैसे मानवीय अनुक्रिया भूमि निम्नीकरण में महत्वपूर्ण है भूमिका निभाते हैं। तथा खनन के उपरांत उस स्थान को खाइयों एवं मालवों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग इस प्रकार से बढ़ेंगे, जोश के साथ पढ़ेंगे और तैयारी को एक नया अंजाम देना है और 2026 का एग्जाम अच्छा करना है। ठीक है, तथा है इसके कारण तथा झारखंड और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भूमि निम्नीकरण हुआ है। देखिए कहाँ कहाँ हुआ भूमि निम्नीकरण सबसे ज्यादा, आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भूमि निम्नीकरण हुआ है। उड़ीसा वन उन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ है। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान, आपका गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य में अति पशुचारण भूमि के स्तर को प्रभावित किया है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आपका पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से भूमि का निम्नीकरण हुआ। देखिए कहीं कहीं अधिक चारागाह की वजह से भूमि का निम्नीकरण हुआ, कहीं अधिक सिंचाई की वजह से भूमि का निम्नीकरण हुआ है, तो कहीं खनन की वजह से निम्नीकरण हुआ है। लेकिन हर राज्य में किसी न किसी कारण से भूमि का क्या हुआ है, निम्नीकरण हुआ है। तो सिंचाई से अगर बात किया जाए भूमि का निम्नीकरण, तो आपका पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भूमि का निम्नीकरण हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद अगर चारागाह पशुचारण की बात किया जाए तो उसमें आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ है पशुचारण से। ठीक है, और खनन के द्वारा झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, इस पॉइंट है जानकारी के लिए और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तथा अति सिंचन से जलकांतरता, वाटर लोजिंग की समस्या पैदा होती है, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं। मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाती है। भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं कौन है, क्षारीय और उसका अम्लीय गुण। ठीक है, आधारित उद्योग में कता सीमेंट, मृदा बर्तन, भूमि निर्माण में चूना पत्थर, खरिया से पीसने से वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है और धीरे धीरे भूमि पर परत के रूप में जम जाती है। यह मृदा के लिए जल अवशोषण की क्षमता को क्या करती है, कुप्रभावित करती है। क्या करती है, कुप्रभावित करती है। आगे हम लोग कहता है उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ, उद्योग से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जो दोनों को ही प्रदूषित करते हैं। जैसे उद्योग, ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर उद्योग से जो निकलता है अपशिष्ट पदार्थ यानी बेकार सा पदार्थ, वो भूमि को प्रभावित करने के साथ जल को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। याद रखिएगा, उद्योग जो कल कारखाने होता है उससे जो बेकार पड़ा हुआ पदार्थ को अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, वो जो भूमि और जल दोनों को क्या करता है, प्रदूषित करते हैं। क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। यह कहता है अकाट्य सत्य है कि मानव के 95% से अधिक आवश्यकता की पूर्ति भूमि द्वारा की जा सकती है। मानव की 95% से अधिक आवश्यकता की पूर्ति कौन करता है, भूमि द्वारा किया जाता है, मिट्टी के द्वारा किया जाता है। कहता है जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मृदा में सुलभ होते हैं। सोच लीजिए, आपका जीवन यानी जो लाइफ है उसका जो उत्पत्ति है और विकास के लिए अनुकूल जो परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां जो मृदा के द्वारा सुलभ होते हैं यानी सुविधा प्रदान होता आ रहा है। तथा यही हमारे पूर्वजों ने भी इस भूमि का उपयोग इस संदर्भ में किए और उनकी संतति के रूप में वर्तमान पीढ़ी भी लाभान्वित हो रही है। कहता इतना ही नहीं, भावी पीढ़ी भी वर्तमान कहता है पीढ़ियों में लाभान्वित हो रही है। ठीक है ना, इतना ही नहीं, भावी पीढ़ी के लिए भी यह आधार स्तंभ बनी रहेगी। भावी पीढ़ी मतलब आने वाली पीढ़ी की बात किया जा रहा है कि भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी भी यह आधार स्तंभ रहेगा। किसका आधार स्तंभ रहेगा, ये मिट्टी का। किसका आधार स्तंभ रहेगा, मिट्टी का बनी रहेगी। कहता भोजन, वस्त्र और आवास, याद रखिएगा, भोजन, वस्त्र और आवास जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं की आपूर्ति के अतिरिक्त मानव ने जो अपनी लिप्सा बढ़ाई है, लिप्सा बढ़ाई है मतलब लालच जो बढ़ाई है, उसे भूमि का निम्नीकरण होता है। किसका होता है, भूमि का निम्नीकरण होता है। साथ ही साथ इसे बढ़ावा देने वाले प्राकृतिक ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है और इनका या उपकरण अंत भूमि निम्नीकरण आधुनिक मानव सभ्यता के लिए एक विकट समस्या है। इसका संरक्षण मतलब इसका जो बचाव, इसका संरक्षण, इसका बचाव हमारे लिए चुनौती है। इसका बचाव हमारे लिए क्या है, चुनौती है। किंतु सृष्टि को अक्षुण्ण रखना तो चुनौती को स्वीकार करते हुए संरक्षण पर ध्यान देना आवश्यक है। संरक्षण के विविध तरीके हो सकते हैं, संरक्षण मतलब बचाव के विविध तरीके हो सकते हैं, जो मानवीय क्रिया
कलाप के द्वारा अनुप्रयोग में लाए जा सकते हैं। फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा में द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ह्रास उत्पन्न होता है। क्या होता है? ह्रास उत्पन्न होता है। इससे तिलहन, दलहन और पौधे की खेती के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जो मिट्टी में ह्रास उत्पन्न होता है, तिलहन और दलहन के पौधों की खेती के द्वारा क्या है? पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इससे नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होता है। दलहनी पौधे के उपजाने से क्या होता है? नाइट्रोजनी स्थिरीकरण होता है। याद रखिएगा, दलहन पौधा के उपजाने से नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में तथा समुच्च जुताई द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। कहाँ पर? याद रखिएगा, पहाड़ी जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में याद रखिएगा ये लाइन, पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्च जुताई के द्वारा यानी काउंटर प्लाउम के द्वारा क्या है? मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन बहुत ही, ठीक है ना, अच्छा चीज नहीं है। मृदा को अपरदन से रोकना चाहिए। ठीक है ना, मृदा अपरदन को रोकना चाहिए और इसको समुच्च जुताई से रोका जा सकता है। मृदा की सतत गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए वर्षा जल का संचयन, भूपृष्ठीय जल का संरक्षण, भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति का प्रबंधन क्या है? आवश्यक है। कहता है आधुनिक सिंचाई पद्धतियों को अपनाकर मृदा एवं जल दोनों को संरक्षित किया जा सकता है। कहता है आधुनिक सिंचाई पद्धतियों को अपनाकर, आधुनिक सिंचाई जो पद्धति है उसको अपनाकर, ठीक है, मृदा और जल दोनों को क्या किया जा सकता है? संरक्षित किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। ठीक है ना, मिट्टी को भी बचाया जा सकता है और जल को भी बचाया जा सकता है। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि श्रैकर है, जो फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित करने पर आधारित रसायन का उचित उपयोग कर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। रसायनों का सतत उपयोग से मृदा के पोषक तत्वों में कमी होती है। याद रखिएगा ये पॉइंट, रसायनों के सतत उपयोग से मृदा के पोषक तत्वों में कमी होने लगती है। अगर हम अपने खाद बीज का अधिक अगर हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, रसायनों को अधिक प्रयोग करते हैं, तो वह क्या होता है? मिट्टी प्रदूषित होती है और मृदा को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए रसायनों का बहुत नहीं के बराबर कम यूज करना चाहिए, कम प्रयोग करना चाहिए रसायनों का। ठीक है ना, हम लोगों को जैविक अधिक यूज करना चाहिए, जैसे गोबर खाद का अधिक प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, रसायन खाद का कम प्रयोग करना चाहिए। कहता ये पोषक तत्व जल, वायु, केचुआ एवं अन्य सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। कहता याद रखिएगा, यह ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है आपका एंड्रीन। क्या होता है? एंड्रीन। याद रखिएगा, एंड्रीन नाम का एक रसायन मेढक के प्रजनन को रोक लगा देता है। याद रखिएगा, ये आपका भी आया है, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेंड्रीन नामक जो रसायन है मेढक के प्रजनन पर रोक लगा देता है, फलतः कीटों की संख्या को बढ़ा देता है। कीटों की संख्या को क्या करता है? बढ़ा देता है। क्योंकि आप लोग खेत में देखे हैं मेढक क्या खाता है? कीट खाते हैं। मेढक क्या खाते हैं? कीट। तो मेढक अगर आपको नहीं रहता है तो कीट की संख्या स्वाभाविक है बढ़ जाएगा। अगर मेढक की संख्या बढ़ा हुआ तो कीट की संख्या क्या होगा? कम हो जाएगा। क्योंकि क्या है, मेढक जो है कीट को खा जाता है। और उससे पहले एंडी नामक जो रसायन छिड़काव करते हैं अपने खेतों में, उससे क्या होता है? मेढक मर जाता है आपका। ठीक है, इसलिए कीटों की संख्या क्या होता है? बढ़ जाता है। अतः रसायनों की जगह प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, अतः आप रसायन की जगह प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाए तो बेहतर है। अपने खेतों में आप जो रसायन खाद का प्रयोग करते हैं वहां पर आप प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा? ज्यादा बेहतर रहेगा। रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक खाद का उपयोग मृदा के संरक्षण में सहायक और संभव हो तो जैव कीटनाशक का प्रयोग किया जाए, जिससे फसल की सुरक्षा के साथ साथ संख्या सीमित हो जाती है। वृक्षारोपण मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है। याद रखिएगा, वृक्षारोपण का काम मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है। वृक्षारोपण होना बहुत ही जरूरी है। आपका अगर, ठीक है, एक शादी विवाह होती है या बर्थडे होता है, कोई भी एक जो मुख्य तिथि होती है जिसे आप अपने जीवन में याद रखते हैं, उस तिथि का अगर एक वृक्ष का अगर आप रोप देते हैं, लगा देते हैं, ठीक है, तो वह पेड़ आपको याद दिलाएगा ये मेरा, मान चलिए 5वां बर्थडे में पेड़ लगाया या 7वां बर्थडे में पेड़ लगाया या 10वें बर्थडे में लगाया, तो आपको याद रहेगा ये पेड़, और ये पेड़ से आपको ऑक्सीजन मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको पूरे फ्यूचर का आने वाला जो भविष्य है उनको और वर्तमान सभी को ऑक्सीजन देने का काम करेगा आपका वो पेड़।
जिससे हमें ऑक्सीजन की समस्या नहीं हो पाएगी। कहता है जिससे मृदा संरक्षण को बाधा पहुंचती है, इनके लिए पत्तियों से प्राप्त ह्यूमस मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने में क्या करता है, सहायक होती है। उपरोक्त प्रक्रम या उपक्रम के द्वारा मृदा संरक्षण का कार्य किया जा सकता है। यानी मृदा संरक्षण को रोकने के लिए पेड़ पौधों को भी लगाना अनिवार्य होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पेड़ पौधे को लगाना। कहता है देखिए अब इसी के साथ आपका ये क्लास समाप्त होता है। तो आपका जो एमएस वर्णिका टीचिंग इंस्टीट्यूट है, आपका रोसड़ा प्रखंड का सबसे सर्वश्रेष्ठ गौरवशील संस्था अपने ग्रामीण क्षेत्र मौली में है, एमएस वर्णिका टीचिंग इंस्टीट्यूट, जो आपका यूट्यूब चैनल पर सर्च करने से आपका ये चैनल आ जाएगा। आप ये क्लास 10th क्लास आप देख सकते हैं और यहाँ पर सभी विषयों का अलग अलग टीचर टीम है। आपका मैथ का अलग है, ठीक है, हिंदी का अलग है, सोशल साइंस का अलग है, साइंस का अलग है। सभी विषयों को अलग अलग एक्सपर्ट टीचर है, उनके द्वारा पूरे सिलेबस को और PYQ कराने का प्रयास किया जाएगा, मॉडल सेट पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। टोटल काम यहाँ पर किया जाएगा, इतना पूर्ण तैयारी करवाया जाएगा कि आप लोग यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट बनाइएगा और अपना नाम रोशन कीजिएगा। इसलिए अपने प्यारे प्यारे दोस्तों और दोस्तिनियों को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने क्लास में अव्वल दर्जे का नंबर लाके अपना गांव समाज और अपना नाम रोशन करे। जय हिंद मेरे प्यारे शेर और शेरनियों।